beneficent. You know that the previous day I have taken a small test, और उस टेस्ट का जो बेसिक पर्पस था वो आपके इश्यूज को डायग्नोज करना था। मैंने चेक कर लिया है, हम अपने सॉफ्टवेयर में उसको अपडेट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट इंशाल्लाह आज शाम या कल सुबह तक आपको मिल जाएगा। मैंने जो पेपर चेक किए हैं उसमें मैंने आपके इश्यू भी आइडेंटिफाई कर दिए हैं कि आपके मसले मसाइल क्या हैं, और साथ मैंने आपको सोल्यूशन भी रिकमेंड कर दिए हैं कि आपके सोल्यूशंस क्या हैं। Dear student, keeping in mind your test, I have decided to start from very basics. आपका टेस्ट देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मुझे आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक डियर स्टूडेंट आपकी बेसिक्स ठीक नहीं होंगी, ये उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है कि आपका इंग्लिश ऐसे ठीक हो जाए। बेटे, दुनिया की जितनी भी राइटिंग्स है ना, राइटिंग इज अ स्किल एंड स्किल ऑलवेज कम थ्रू प्रैक्टिस। और स्किल उस वक्त तक पॉलिश आपकी नहीं हो सकती जब तक उस स्किल के बेसिक यूनिट्स का आपको ना पता हो। देखो ना, दे आर द सम बेसिक यूनिट ऑफ राइटिंग। ये चंद एक बेसिक यूनिट्स हैं राइटिंग के। माय डियर सर, दे आर बेसिक यूनिट्स, और जब तक ये आपके यूनिट्स ठीक नहीं होंगे, ये हैं एक थोड़े से कंसेप्ट्स हैं माय डियर सर, उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है कि आपका इंग्लिश ऐसे ठीक हो जाए। अच्छा बेटे दानिश, आपने आज ज्वाइन किए तो आपका टेस्ट मैं शाम को बाद में ले लूंगा। कुछ बच्चों ने नहीं टेस्ट दिया, उनके आज मैंने टेस्ट लेने, तो मैं बेसिकली बेसिक आज ही स्टार्ट हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आपके अल्फाबेट्स ठीक नहीं हो सकते उस वक्त तक आपका ए और एन का यूजेज जो है वो मुमकिन ही नहीं है आपके लिए ठीक करना। मैं बिल्कुल बेसिक से, आप आज की क्लास में बहुत अटेंटिव बैठने हैं। यहां पे कोई मसला है, आपने क्वेश्चंस करने हैं, हैंड रेस करना है। जी, जिन बच्चों का आज पहला दिन है ना, उन तमाम के मैं क्लास के एंड पे टेस्ट लूंगा, ठीक है, एंड पे ले लेंगे। अच्छा, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट इंग्लिश essay is supposed to write in some language. That language is known as English language. हम सबसे पहले तो आई लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं कि जुबान होती क्या है। माय डियर स्टूडेंट, लैंग्वेज is the method of human communication. जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है, either this is spoken or this is consisted on written, that is known as a language, which always consists on few words in some structured way. ये अल्फाज पे मुश्तमिल होगी, लेकिन ये अल्फाज का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड होगा। ये स्ट्रक्चर्ड जो है ना, दैट इज नोन एज अ ग्रामर। आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे लफ्जों को अरेंज, ऑलरेडी एक गिवन पैटर्न है उस पर अरेंज करेंगे। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स डिफरेंट यूनिट्स एज वेल। दुनिया की जितनी भी जुबानें हैं ना, उनके चंद एक यूनिट्स हैं, और जब तक वो यूनिट्स आपको नहीं आएंगे आपकी राइटिंग बेहतर नहीं हो सकती। Let me, my dear son, talk about the English language. Dear son, English language is consistent on 7 units. जब हम आपसे पूछते हैं व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपका हमेशा आंसर होता है सर, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज अ सेल। हमेशा यही आंसर मिलता है हमें, दैट द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज अ सेल। सो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ राइटिंग? My dear student, the basic unit of writing is known as a sentence. मैं अगले 2 महीने या 3 महीने जब भी हमारा कोर्स चलता रहेगा, I have to only work on one thing, and that is your sentences. मैंने आपके sentences बेहतर करने हैं, और जिस दिन आपके sentences बेहतर हो गए ना, उसके बाद ना तो आपका PMS कैसे फेल होगा, ना तो CSS कैसे फेल होगा, ना ये तहसीलदार कैसे फेल होगा, किसी भी जगह आपकी इंग्लिश का कोई भी पेपर फेल नहीं होगा।
अब मसला हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ मसला ये है कि डियर सर, सीधा हम इंग्लिश ऐसे की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं जब हमें बेसिक चीजों का पता ही नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस को कंबाइन कैसा किया जाता है, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इंग्लिश ऐसे लिख लें। देखो ना, मैं अगर इंग्लिश ऐसे को डिफाइन करूं, माय डियर फ्रेंड, इंग्लिश ऐसे इज नॉट एनी न्यू थिंग। ये कोई नई बात तो है नहीं। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। आपको पता है, जब आप चंद एक सेंटेंसेस इकट्ठे करते हैं वो पैराग्राफ बनाते हैं, और जब पैराग्राफ को इकट्ठा करते हैं तो वो ऐसे बनाते हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस भी कोई नई चीज नहीं है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स, जब हम अल्फाज को इकट्ठा करेंगे तो वो सेंटेंसेस बना देंगे। तो सबसे पहली पहली बात यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अल्फाबेट। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, ये बेटे एग्जाम में ऐसा हरगिज नहीं आएगा कि डिफाइन द अल्फाबेट्स। ये एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं आती, लेकिन आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके अल्फाबेट्स ठीक नहीं होंगे, जब तक आपके कंसोनेंट और वावल ठीक नहीं होंगे, तब तक आपकी लैंग्वेज, आई मीन सेंटेंस पैटर्न, या स्पेशली खास तौर पे यूज ऑफ आर्टिकल आपका सही नहीं होगा। लेट मी स्टार्ट विद अल्फाबेट। अल्फाबेट्स होते क्या हैं? माय डियर फ्रेंड, हम इसे डिफाइन करते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू सिंबल्स दैट रिफ्लेक्ट सम साउंड इज नोन एज अल्फाबेट। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं, तो बेटे जब भी हम साउंड को, आवाज को शक्ल में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको अल्फाबेट्स कहते हैं। मैं ना चाहता एक एग्जांपल, बेटे एक साउंड है पी, उर्दू में हम उसे ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में हम उसे ऐसे लिखते हैं, फ्रेंच में हम उसको ऐसे लिखते हैं, और डियर हिंदी के अंदर हम उसको ऑलमोस्ट ये ऐसे करके लिखते हैं। तो साउंड इज सेम। और एक और मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात होता हूं, बड़े दुनिया के चांद के जबाने ऐसे हैं कि वो बोलने में एक जैसी हैं। जैसे हिंदी, आप जब इंडियन मूवीज देखते हैं तो क्या हिंदी आपको समझ आ रही होती है? और खास तौर पे जो इंडियन पंजाब की पंजाबी है, लेकिन डियर उसके लिखने का स्टाइल, हिंदी के नीचे जब मूवीज आप देखते हैं उसके नीचे एक उनकी ट्रांसलेशन चल रही होती है, क्या वो भी आपको समझ आती है? नहीं आती होगी ना। रीजन ये है कि माय डियर सन, कि मैंने बताया ये है कि दुनिया की चंद एक जबानें ऐसी हैं जिनकी बोलने का स्टाइल एक जैसा है, लेकिन लिखने का स्टाइल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस वजह से मुख्तलिफ है क्योंकि उनके अल्फाबेट्स मुख्तलिफ हैं। तो क्या, मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज है अल्फाबेट्स। माय डियर सन, दे आर फ्यू सिंबल्स एंड दिस सिंबल हैज बीन यूज्ड टू रिफ्लेक्ट सम साउंड। जब भी आप किसी साउंड को, किसी आवाज को शक्ल दे देते हैं ना, तो वो अल्फाबेट्स होते हैं। ये शक्लें कहां से आती हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है, क्यों हिंदी वाले या जो सिख हैं इंडिया वाले, उन्होंने अपनी अपने सिंबल्स यूज करते हैं, मीन अल्फाबेट्स, हम पाकिस्तानी अपने यूज करते हैं। उसके पीछे ना एक लॉजिक है। लॉजिक ये है रेडिएशन, ये आपके अल्फाबेट्स जो होते हैं ना किसी भी जुबान के, ये ड्राइव होते हैं, ये निकाले जाते हैं कहां से? आपकी मजहब से, ये आपकी ज्योग्राफी, आपके कल्चर से निकाले जाते हैं। हिंदी जो है ना और उर्दू में इनका बोलने में एक जैसी है। हिंदी जो है ना, उनका मजहब, हिंदुइज्म, और उनकी मजहबी जुबान जिसमें उनकी किताब लिखी गई है वो संस्कृत है। तो इंडिया वालों ने हिंदी के और उनकी जो पंजाबी है उसके जो अल्फाबेट्स लिए हैं, उन्होंने अपनी मजहबी, अपने कल्चर से लिए हैं। और बीइंग द मुस्लिम्स, हमारा कल्चर जो है इस्लाम है, और हमारी मजहबी जुबानें जो हैं या तो पर्शियन है या अरेबिक है या तुर्किश है, तो हमने अपनी जुबानों से ये अल्फाबेट्स निकाले हुए हैं। बाकी कोई फर्क नहीं है उर्दू और हिंदी के अंदर। ये देखो ना बेटे, ये पाकिस्तान उर्दू में लिखा हुआ है
और ये अगेन प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये भी पाकिस्तान है लेकिन ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो क्या सिंपल हमने फार्मूला निकाला कि अल्फाबेट्स आर फ्यू सिंबल्स, दे रिफ्लेक्ट सम साउंड, एंड दीज अल्फाबेट्स ऑलवेज हैव बीन टेकन। ये अल्फाबेट्स जो हैं ये हमेशा ही आपके मजहब से, आपके कल्चर से निकाले जाएंगे। अब आते हैं एक और चीज पे। माय डियर सन, इन इंग्लिश लैंग्वेज, हम इंग्लिश जुबान की अगर बात करें, क्योंकि हमने इंग्लिश सीखनी है, दिस इज कंसिस्टेड ऑन 26 अल्फाबेट्स। दे हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, 21 कंसोनेंट है और 5 रिमेनिंग 5 जो है ये वावल है। और जब तक डियर स्टूडेंट आपको कंसोनेंट और वावल के डिफरेंस का नहीं पता होगा, तब तक आपका आर्टिकल ए और एन कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि बेटे व्हाट इज द फॉर एग्जांपल हमारे कौन से वावल है? ए, ई, आई, ओ, यू, और रिमेनिंग सारे के सारे जो हैं वो हमारे जितने भी हैं दे आर नोन एज अ कंसोनेंट। जी ऐशा, आप मुझे बताएं, ऐशा अब्बासी, आपने अटेंटिव होकर बैठना है, मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। आयशा अब्बासी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं बेटे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसोनेंट और वॉवल? क्या फर्क है कंसोनेंट और वॉवल का? सर वॉवल वो होते हैं जिसमें जिसमें जो वर्ड या लेटर जो लाइक उर्दू या अलिफ से स्टार्ट हो, या वो मतलब जैसे मतलब उसे वॉवल वॉवल कहते हैं। जो अलिफ से स्टार्ट हो, मतलब जिनका मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है वो मतलब इस तरह स्टार्ट हो के। अच्छा बेटे, ये दिस इज नॉट एनी साइंटिफिक मेथड, ये तो कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है। हमें से कोई बताएगा? जी डॉक्टर नैमा, डॉक्टर नैमा आप जरा मुझे बताएं। डॉक्टर नईमा, डॉक्टर नईमा आप जरा मुझे बताएं, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी डॉक्टर साहब आप बताएं क्या फर्क है ये वाई? बेटे क्या लॉजिक है कि कुछ को हमने कंसोनेंट रखा हुआ है, कुछ को वावल रखा हुआ है? सर जो वॉवल्स होते हैं जैसे ए ई आई ओ यू, तो हम्म, इसमें आपकी जो प्रोनाउंसिएशन के वक्त आपका जो ओपन माउथ ओपनिंग होती है वो थोड़ी वाइड होती है एज कम्पेयर टू कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, माउथ ओपनिंग लाइक मतलब? उनको प्रोनाउंस करने में आपको थोड़ा मतलब फेयरली आपको ओपन करना पड़ता है एज इन स्पीच में, इसलिए डिफरेंस होता है साउंड में। तो जिसकी वजह से ए और एन का डिफरेंस अगर वॉवल्स के साथ एन यूज कर रहे होते हैं और कॉन्सोनेंट्स में हम ए लगा रहे होते हैं। हेरा आप बताना चाह रही हैं? हेरा आप मुझे बताएं। सर वावल्स वो होते हैं जो वावल की साउंड देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 5 वावल्स हैं, ए ई आई ओ यू, तो वो वर्ड्स जो ए ई आई ओ यू की साउंड देंगे वो वावल्स होंगे, और बाकी वाले जो होंगे वो कॉन्सोनेंट्स होंगे। जैसे ऑनेस्ट है, अब ओ वावल है तो वो ऑनेस्ट मतलब ओ नहीं की नहीं साउंड। मेरा क्वेश्चन ही हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने किस बेस पे या किस फार्मूला पे कंसोनेंट और वॉवल की डिवीजन की है? व्हाट इज द फार्मूला? सर फार्मूला नहीं पता। अच्छा, माय डियर फ्रेंड, आप तमाम के तमाम लोगों ने मुझे फॉलो करना है। मैं जो प्रोनाउंस करूंगा आप भी वही प्रोनाउंस करेंगे। ए ई आई ओ यू। अब आप तमाम लोगों ने जी, ये यहां पे हैं फैजा, फैजा आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी फैजा, आपने अपने आप को पी प्रोनाउंस करना है। क्या प्रोनाउंस करना है फैजा आपने? तमाम लोगों ने। और डियर यू आर नॉट अलाउड दैट योर लिप्स में टच विद ईच अदर। करें जरा। ये फैजा मैं आपको सुन रहा हूं, आपने पी प्रोनाउंस करना है बट यू आर नॉट अलाउड दैट योर लिप्स में टच विद ईच अदर। ये मुमकिन हुआ है नहीं हुआ? It is not possible, sir.
बट दिस इज इम्पॉसिबल, नहीं हुआ है। अब आप तमाम लोगों ने एम प्रोनाउंस करना है, बट अगेन यू आर नॉट अलाउड दैट योर लिप्स में टच विद ईच अदर। अगेन पॉसिबल नहीं है। अब डेजर्ट आप तमाम लोगों ने टी प्रोनाउंस करना है, टी फॉर टी, लेकिन अगेन यू आर नॉट अलाउड दैट योर टिप ऑफ टंग में टच अपर टीथ, के ऊपर वाले दांतों के पीछे टच नहीं होने देना टीक जुबान को, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। सो आप फार्मूला सुने, फार्मूला क्या है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू विल प्रोनाउंस वॉवल, देयर इज नो स्टॉपेज ऑफ साउंड और एयर फ्रॉम योर लंग्स टू योर माउथ, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ए, ई, आई, ओ, यू, but yes, and when you will pronounce these consonant, there must be obstruction of some sound as well. लेकिन जब आप बड़े किसी ना किसी लेवल पे, कभी वो होंठों पे होगी, कभी वो अपर टीथ पे होगी, कभी वो वोकल कार्ड पे होगी, किसी ना किसी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन जरूर होगी। सो सिंपल फार्मूला हमने क्या डिजाइन किया, और अगर ये चीजें नहीं आएंगी, ए और एन नहीं आएगा। तो हमने डिस्टेंट फार्मूला आज ये फिक्स किया कि जब आप कंसोनेंट प्रोनाउंस करेंगे तो वॉइस का फ्री फ्लो नहीं होगा, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी। और डिस्टेंट जब आप वावल प्रोनाउंस करेंगे, किसी भी लेवल पे किसी भी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी। सिंपल फार्मूला ये हुआ, इतना ही हमने पढ़ना है, इसके आगे हमने अल्फाबेट्स को नहीं पढ़ना। लेट मी मूव फॉरवर्ड। आगे जब मैं आपको ए और एन पढ़ाऊंगा तब जाके आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, दे आर नोन एज द वर्ड्स। आपको पता है व्हेन वी विल कंबाइन फ्यू अल्फाबेट्स टुगेदर, दे ऑलवेज मेक द वर्ड्स। जब चंद एक अल्फाबेट्स इकट्ठे करेंगे तो वो अल्फाज बनाएंगे। अब जरा इसको पहले मैं डिफाइन करता हूं, जरा सुन लेना। माय डियर स्टूडेंट, अ वर्ड is the meaningful combination, words, a meaningful combination of few alphabets. और जैसे the combination of both is required। बेटे दुनिया में आज तक एक भी ऐसा लफ्ज कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है जो कि या तो प्योरली वावल पे हो या प्योरली कंसोनेंट पे हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड, दोनों जरूरी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड। एक भी लफ्ज नहीं है जो या तो प्योरली कंसोनेंट पे हो या प्योरली वावल पे हो। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड। ये देख लेते हैं, यहां पे देख लेते हैं। डिस्टिंक्ट दोनों है, मीनिंगफुल दोनों हैं, एलिमेंट दोनों हैं, ऑफ दोनों हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड। बट वी हैव फ्यू वर्ड्स, बट सिर्फ कुछ चंद एक अल्फाज हैं, मैक्सिमम 10 तक। वो स्पेलिंग्स में, किसमें? स्पेलिंग में या तो प्योरली कंसोनेंट पे हैं या प्योरली वावल पे मुश्तमिल है। एक लफ्ज है बेटे स्काई, SKY। ये स्पेलिंग में वाई है लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन में वाई नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में ये आई है। स्काई है, फ्लाई है, चंद एक अल्फाज हैं, उनकी स्पेलिंग और है लेकिन हमने उनकी, आपको पता है, प्रोनाउंसिएशन देखनी है। तो मैंने लफ्ज को क्या डिफाइन किया कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू अल्फाबेट्स एज वेल एज द वावल। और जब भी एक नया लफ्ज लिखते हैं दो लफ्जों के दरमियान में स्पेस आती है। अब ये रियल चीज है जिसको अंग्रेजी अगर किसी ने ठीक करनी है ना तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना। माय डियर फ्रेंड, वावल को दो टाइप्स में डिवाइड होते थे, एक को कंसोनेंट और एक को वावल। अल्फाबेट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स। अब आता है लफ्ज कितनी टाइप्स में। माय डियर फ्रेंड, वर्ड्स हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 8। और किस चीज की बुनियाद पे? वो प्रोनाउंसिएशन की बुनियाद पे डिवाइड हुए थे। बट वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट सब टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। किसकी बुनियाद पे? जैसे लफ्ज 8 डिफरेंट सब टाइप्स में डिवाइड होंगे, बट दिस डिवीजन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। किस बुनियाद पे? फंक्शन अल्फाज को
फंक्शन की बुनियाद पे हम 8 डिफरेंट सब टाइप्स में डिवाइड करेंगे। और वो सब टाइप्स के हैं नाउन। जरा आप सुनते जाएं, मैं इसको डिफाइन करता जाऊंगा और चंद एक की हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे। हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इनकी बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी इंग्लिश ठीक ही नहीं हो सकती। आपने ना हमेशा कोशिश की है कि इन चीजों को जाने बगैर इंग्लिश सीखे, नहीं हो सकती। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मैं एक एक को पहले डिफाइन करूंगा जस्ट आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आगे जाके इनकी मैं बहुत डिटेल्स बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले माय डियर सन, दिस इज नाउन। कंसेप्ट मैं पहले क्लियर आपका करता हूं। माय डियर सन, नाउन is the name of any person, any place, any concept, any idea, any ideology. That is known as a noun. Pronoun. There's not any word that replaces noun. वो तमाम अल्फाज जो कि नाउन को रिप्लेस करें, दे आर नाउन एज अ प्रोनाउन। वो तमाम के तमाम अल्फाज वो जब नाउन को रिप्लेस करेंगे तो दे आर नाउन एज अ प्रोनाउन, हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव, my dear son, any word that is used to add in the meaning of noun or pronoun, हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वैसे मैं कहूंगा ही इज अ वाइज स्टूडेंट, यहां पे वाइज जो है वो एडजेक्टिव है। वर्ब, there isn't any word that has been used to indicate some action or some activity, this is known as a verb. वो लफ्ज जो किसी भी चीज के एक्शन या एक्टिविटी को कन्वे करेगा, हम उसे वर्ब कहते हैं। Adverb, my dear friend, any word that has been used to add in the meaning of verb, वो तमाम अल्फाज जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेंगे। लेकिन मैं अगर लिखूं he reads beautifully, तो इस ब्यूटीफुली ने रीड के मीनिंग में इजाफा किया, तो ये ब्यूटीफुली जो है ये एडवर्ब है। प्रेपोजिशन, ये इसका बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग, जरा गौर से सुनना है इसको। मैं आगे एक एक पे डिटेल भी बताऊंगा आपको। प्रेपोजिशन, my dear son, preposition is a word that is used between two nouns. इसका पहला फार्मूला ये है, ये हमेशा दो नाउन्स के दरमियान में यूज होगी। This is always used among the nouns, दो या दो से ज्यादा नाउन्स के दरमियान में यूज होगी। And this always tells you the relationship between nouns. ये दो नाउन्स की आपस में रिलेशनशिप आपको बताएगी। अब जरा मैं एक जुमला बोलता हूं, जरा ख्याल रखना। दिस बुक इज ऑन द टेबल। ये ऑन जो है ना, ये बुक और टेबल का रिलेशन बता रही। द बुक इज ऑन द टेबल। मैं प्रीपोजिशन चेंज करूंगा, रिलेशन चेंज हो जाएगा। अब जरा गौर से सुनना। द बुक इज अंडर द टेबल, द बुक इज upon द टेबल। तो बेसिकली प्रीपोजिशन का रूल ये है कि ये दो नाउन्स के दरमियान में आती है और ये दो नाउन्स का रिलेशन इंडिकेट करती है। अब प्रीपोजिशन चेंज करेंगे, रिलेशन चेंज हो जाएगा। जैसा नेक्स्ट है कंजंक्शन। एनी वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड अमंग सेंटेंसेस, वो तमाम अल्फाज जो दो अल्फाज के दरमियान में, दो सेंटेंसेस के दरमियान में, दो पैराग्राफ के दरमियान में यूज होते हैं, वो कंजंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली एंड अवैस। और आखिरी है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वो अल्फाज होते हैं जो किसी सडन फीलिंग को कन्वे करते हैं। मैं कहूं सपोज, वाओ यू हैव पास सीएसएस, और इंटरजेक्शन जब भी आती है इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का आना जरूरी है। मैं इन तमाम पे बड़ी डिटेल, सिर्फ डेसेंट हम चार की बहुत ज्यादा डिटेल पे जाएंगे। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। जरा आप चीजें गौर से आपने सुननी है। नाउन, my dear son, noun is the name of any person, any place, any concept, any ideology, any
We have divided our noun into 5 subtypes. Common. My dear son, common noun is the noun that is the name of any unspecific thing. And only common noun is the noun that has been divided into singular and plural. My dear son, बेटे आपके कॉमन नाउन के अलावा कोई भी एक ऐसा नाउन नहीं है जो सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड हो, सिर्फ कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड होता है। ना तो प्रॉपर होता है, ना कलेक्टिव होता है, ना एब्स्ट्रैक्ट होता है, ना मटीरियल। सिर्फ कॉमन नाउन के सिंगुलर प्लूरल होते हैं। Dear son, common is further divided into 2. कॉमन कितनों में डिवाइड होगा? 2 में डिवाइड होगा। पहले को हम सिंगुलर बोलेंगे और दूसरे को हम प्लूरल बोलेंगे। देखना, बॉय था तो बॉय को बॉयज कर दिया। पॉपुलर मेथड क्या है कि चीजों के साथ एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, कभी ईएस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है, और कभी सिंगुलर और प्लूरल दो मुख्तलिफ लफ्ज होते हैं। मसलन मैन है और इसका प्लूरल जो होता है वो मेन होता है, ए एन को ई एन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन यहां पे एक और चीज जरा नोट करने वाली है, और नोट करने वाली ये है कि जैसे सिंगुलर जो है ना वो फर्दर 2 में डिवाइड होता है। सिंगुलर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक को हम काउंटेबल कहते हैं और दूसरे को हम अनकाउंटेबल कहते हैं। आपके कमरे में बैठे रोशनी है, कभी आपने ये बोला या सुना है कि अ लाइट इज वेरी शार्प? पंखा चल रहा होगा, कभी आपने सुना है एन एयर इज ब्लोइंग? नहीं सुना होगा। रीजन, डियर कॉमन फॉर द 2 में डिवाइड होता है। एक को हम काउंटेबल कहते हैं और दूसरे को हम अनकाउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल वो होती हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल होते हैं, और अनकाउंटेबल वो चीजें होती हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल नहीं होते। और यहां पे याद करने वाली बात है, डियर अगर आपका नाउन काउंटेबल होगा, कॉमन होगा, सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा, तो आप उसके साथ या तो ए यूज करेंगे या एन। और अक्सर हमारे ऐसे में ये गलती होती है। ए और एन का कैसे फर्क का पता चलेगा? आप स्पेलिंग देखोगे, साउंड को छोड़ दो। माय डियर फ्रेंड, अगर नेक्स्ट वर्ड का साउंड, स्पेलिंग आप साउंड को छोड़ देते हैं, सिर्फ 10 लफ्ज के एक्सेप्शन है, वो आज मैं भेज दूंगा। अगर नेक्स्ट वर्ड आपका कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, मैं इस वजह से कंसोनेंट तो ए आता है, और एडजेसेंट अगर एरोप्लेन होता तो वो एन आता। तो रूल क्या हमने फिक्स किया कि अगर एडजेसेंट आपका कॉमन नाउन होगा, कॉमन में से सिंगुलर होगा, सिंगुलर में से काउंटेबल होगा। फिर बेटे 8 लफ्ज या 10 अल्फाज ऐसे हैं जिनके साउंड और हैं, स्पेलिंग और हैं, तो इस वजह से हम साउंड के गोरख धंधे में पड़ेंगे ही नहीं, हम सीधा स्पेलिंग देखेंगे। उन 10 अल्फाज को निकाल लेते हैं, अगर वो आपको कंसोनेंट की स्पेलिंग देगा तो आप ए यूज करेंगे, जैसे अगर वो आपको वॉवल का साउंड देगा तो आप एन यूज करेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज नोट कर लें, जैसे अगर आपका जो कॉमन, सिंगुलर, अनकाउंटेबल है तो फिर ए और एन जो होते हैं उसकी जरूरत ही नहीं होती। मैं दोबारा एक दफा बताऊंगा, माय डियर फ्रेंड, वी हैव नाउन। नाउन में से सिर्फ कॉमन नाउन ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, बाकी किसी भी नाउन का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। उसके बाद है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? और एक और भी याद कर लें माय डियर फ्रेंड, ए और एन जो है ना, ये सिर्फ कॉमन के साथ यूज होता है। ये कभी भी कभी सुना है मैं कहूं एन अब्दुल गफार इज माय स्टूडेंट या आसिद्रा इज माय स्टूडेंट? नहीं है। क्यों नहीं है? वो प्रॉपर नाउन है। ये रूल मैंने आपके लिए फिक्स कर दिया है कि ए और एन सिर्फ कॉमन में यूज होंगे जब कॉमन सिंगुलर होगा, और जब एन यूज करेंगे अगर वो कंसोनेंट से स्टार्ट। पेपर चेक कर, सबसे ज्यादा आपकी ए और एन की गलती है, इसके अलावा तो आप गलती करते ही नहीं है। प्रॉपर नाउन, माय डियर फ्रेंड, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ द नाउन that is the name of any specific person, specific place, specific concept.
कैद आजम, सिदरा, इस्लामाबाद, लाहौर। अब बताए कलेक्टिव नाउन पे। तो प्रॉपर नाउन का ना तो कोई सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, इसका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। अब बताए कलेक्टिव नाउन की तरफ। My dear son, collective noun is the noun that would be the combination of more than one noun. बेटे कलेक्टिव वो होता है जो एक से ज्यादा नाउन होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन अब्दुल गफार आपसे है, बेटे एक नाउन है प्लूरल, यस सर। प्लूरल कितने नाउन होते हैं? एक से ज्यादा होते हैं? यस सर। कलेक्टिव भी सर इस तरह होते हैं जैसे मतलब एक से ज्यादा होते हैं ना? यस सर। तो फिर मुझे बताएं प्लूरल और कलेक्टिव में क्या फर्क है? प्लूरल में सर वो होता है कि उसके साथ एस या एस हो या इस तरह की उसकी जमा बनती है, जैसे कलेक्टिव में होगा सर जैसे मीडिया है, पुलिस है, आर्मी है, ये ग्रुप ऑफ। और कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो एक होता है या एक से ज्यादा होते हैं? एक से ज्यादा होते हैं। प्लूरल कितने होते हैं जब एक से ज्यादा होते हैं? तो फर्क क्या है? सॉरी सर। जी, आप में से कोई और बताएगा? जी, अतीका बताना चाह। जी अतीका, अच्छा एक मिनट बेटे, आप तमाम लोग जो है ना, यू शुड बी सो अटेंटिव और क्लास में ना पार्टिसिपेट करना है। जब आपको क्वेश्चन आता है तो हैंड रेज करना है, ये खामोश नहीं बैठना। जी मुझे अपना बताना चाह रही है अपना अतीका बताना। जी अतीका आप बताओ। अस्सलाम वालेकुम। जी अतीका। सर कलेक्टिव नाउन जो है हमारे पास, हम आर्मी और सोल्जर्स कंसिडर करें। इधर कंसिडर हम जो कलेक्टिव नाउन है एक तरह करते हैं, जिस तरह आर्मी है तो हम आर्मी को एक कंसिडर करेंगे, लेकिन आर्मी में सोल्जर्स होते हैं, और अगर हम सोल्जर्स देखें तो सोल्जर्स हमें अलग अलग वो प्लूरल नजर आते हैं। फर्क क्या हुआ फिर? सर कंसिडर हम उससे एक करते हैं, लेकिन होते वो कलेक्टिव होते हैं। अच्छा एक मिनट, पीपल, ग्रुप होता है। पीपल लफ्ज, एक मिनट बेटे, पीपल कॉमन नाउन है कलेक्टिव नाउन है, कौन सा नाउन है? पीपल कलेक्टिव नाउन है। तो पीपल को हम एक कंसिडर करते हैं, या पीपल इज होता है या पीपल आर होता है? पीपल आर। तो फिर तो एक कंसिडर ही नहीं किया, एक से ज्यादा कंसिडर, तो फिर तो आपकी डेफिनेशन गलत हो गई। जी असद आप बताओ। जी सर, ये भी मेरा भी यही था कि कलेक्टिवली कोई एक ग्रुप हो, हैं प्लूरल में, मगर जो ना वो एक फर्क किसी क्या हुआ? ग्रुप को यही शो तो मैं करे। पूछना चाह रहा हूँ, फर्क क्या है? सर फर्क तो मतलब कोई ये यार यही मतलब वजह है आपको अंग्रेजी नहीं आती है ना, हमने रट्टे लगाए हुए हैं, ठीक है, रट्टे लगाए हुए हैं, इसी वजह से तो अंग्रेजी आती नहीं है। अब जरा गौर से सुने फर्क क्या है बेटे। प्लूरल में फर्क, प्लूरल आर मोर देन वन बट दे ऑल वुड बी बिलोंग टू द सेम टाइप। मैं बुक है ना, तो बुक सारी की सारी किताबें होंगी। आर्मी जो होगी ना बेटे, होगी आर्मी के अंदर एक से ज्यादा, लेकिन उसके अंदर टाइप से एक नहीं होगी। उसमें सोल्जर भी होंगे, उसमें गन्स भी होंगी, उसमें टैंक्स भी होंगे, ठीक है, उसमें एरोप्लेन्स भी होंगे। पीपल बेटे, पीपल जो है ना, उसमें मर्द भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें थर्ड जेंडर भी होगी। सिंपल सा फार्मूला फर्क ये है कि कलेक्टिव के अंदर मोर देन वन जो होते हैं ना, दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। जो प्लूरल होते हैं ना, वो सारे के सारे एक ही कैटेगरी। बुक है ना, बुक सारी की सारी किताबें होंगी, ये फर्क है। दूसरी चीज जैसे कि अभी बता रही थी आयशा, कलेक्टिव जो है ना बेटे, कलेक्टिव की फॉर्म दो टाइप्स हैं। कुछ कलेक्टिव ऐसे हैं जो सिंगुलर के तौर पे यूज होते हैं, लाइक पब्लिक, पब्लिक इज होता है, लेकिन कुछ कलेक्टिव ऐसे हैं जो प्लूरल के तौर पे यूज होते हैं, लाइक पीपल। collective is a group of more than one. Sometimes they are used as a singular and sometimes they are used as a plural. ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि कलेक्टिव हमेशा प्लूरल यूज होंगे, होते एक से ज्यादा हैं। मसा फॉर एग्जाम्पल आपने आगे, ये मैंने वैसे पढ़ाना भी है, बट एक लफ्ज है ज्यूरी।
ये कलेक्टिव नाउन है। ये दो जुमले आते हैं। एक जुमला कभी कभार आता है, ज्यूरी हैव बीन डिवाइडेड अबाउट दिस इशू, मीन के ज्यूरी के अंदर जितने भी लोग हैं अगर उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी तो वो प्लूरल कंसिडर हो जाएगा। मैं लिखूंगा ज्यूरी हैव बीन डिवाइडेड, और अगर डियर स्टूडेंट वो सारे के सारे कलेक्टिव होकर डिसीजन देते हैं तो ज्यूरी सिंगुलर होगा। मैं लिखूंगा ज्यूरी हैज डिसाइडेड दिस इश्यू यूनानिमसली। ये आगे मैंने पढ़ाना है। तो रूल मैंने क्या फिक्स किया बेटे, रूल बड़ा आसान सा फिक्स किया कि कलेक्टिव आधे मीन के कुछ कलेक्टिव जो है वो सिंगुलर के तौर पे यूज होते हैं, कुछ जो है वो प्लूरल के तौर पे यूज होते हैं। लेट मी मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट नाउन जो है, तो प्लूरल कलेक्टिव का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, उसमें कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिसेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन दैट कैन नॉट बी फिजिकली सीन। ये वो नाउन है जो फिजिकली नजर नहीं आते, लाइक ट्रुथ, like dignity, like respect, like honesty. Abstract noun is the noun that cannot be physically seen. Or material noun is the noun that is consisted on few matter. But a material noun वो noun है जो किसी मैटर पे मुश्तमिल होंगे। गोल्ड है, स्टील है, प्लास्टिक है, कंक्रीट है। इसका भी कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। नाउन में सिंपल हमने कॉमन नाउन पे फोकस करना है, बाकी कोई फोकस करने की जरूरत नहीं है। कॉमन नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज द सिंगुलर, द सेकंड वन इज द प्लूरल, एंड सिंगुलर एंड प्लूरल हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, वन इज द काउंटेबल एंड सेकंड वन इज द अनकाउंटेबल। जब भी चीज काउंटेबल होगी हम ए और एन यूज करेंगे, और जब भी डियर अनकाउंटेबल होगी हम ए और एन नहीं यूज करेंगे। लेट मी मूव फॉरवर्ड। मेरे नजदीक माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी ने अंग्रेजी सीखनी है ना, या अगर कोई क्लेम करता है कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, मैं साथ 1 मिनट क्वेश्चन लेता हूं, उसको प्रोनाउन आने चाहिए। डियर स्टूडेंट, अगर आपको प्रोनाउन नहीं आएंगे तो ना तो आपको एक्टिवाइज पैसिवाइज आएंगे, ना तो आपको नरेशन आएगी, और ना आपकी राइटिंग के अंदर फ्लो क्रिएट हो सकता है। जी साथ पहले क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, देन प्रोनाउन पे जाता हूं। जी जी साथ। बेटे लाइट जो है वो तो नजर आती है, नहीं आती? रोशनी नजर आती नहीं है? मैं एक मिनट साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। बेटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो फिजिकली, मसलन आप मुझे ऑनेस्टी दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो ना। आप मुझे ट्रुथ दिखा सकते हो कि सर ये ट्रुथ है फिजिकली? तो बेटे रोशनी दिखा सकते हैं। रोशनी जो है ना वो आप मुझे दिखा सकते हैं कि सर इस कमरे में रोशनी है, इस कमरे में रोशनी नहीं है। जी फैसा बताओ। सर जो आपने बताया ये थोड़ा डिफरेंस आर्मी और पीपल का, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो इसको थोड़ा रिपीट करेंगे। मैंने ये बताया है कि बेटे कलेक्टिव नाउन जो है ना, कलेक्टिव नाउन हमेशा प्लूरल नहीं होते। कलेक्टिव में कुछ कलेक्टिव नाउन जो हैं वो सिंगुलर हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन एज अ प्लूरल हैं। लाइक आर्मी जो है ना बेटे, आर्मी है कलेक्टिव नाउन लेकिन वो हमेशा सिंगुलर के तौर पे यूज होती है। लेकिन लफ्ज पीपल जो है ना वो भी कलेक्टिव नाउन है लेकिन वो हमेशा प्लूरल के तौर पे यूज होता है। ये मैंने बताया। ठीक हो गया फैसा? थैंक यू। अच्छा डियर स्टूडेंट, कल जब मैं आपके पेपर देख रहा था, जी हनान क्वेश्चन करें। सर ये कलेक्टिव नाउन्स आपने कहा सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बेटे ये आपको याद करना होगा, ये ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। इनको याद करना होगा कि यार ये सिंगुलर हैं ये प्लूरल हैं, तो हैं ही थोड़े से, इतने ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, कोई इनका ऐसा फार्मूला नहीं है। अच्छा प्रोनाउन,
मैंने कहा आपकी अंग्रेजी, माय डियर सन, योर इंग्लिश ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रोनाउन। आपकी अंग्रेजी जो है, ये कौन है पता नहीं, गैलेक्सी C7 जी, बताएं यार, अपना नाम चेंज कर लो ना, क्या नाम है तुम्हारा? ये गैलेक्सी C7 जी, करें क्वेश्चन। यस सर। सर ये पुलिस कलेक्टिव नाउन है या कोई और है? बेटे पुलिस के यूजेज पे डिपेंड करता है। पुलिस आप समझो कॉमन नाउन भी है, एट द सेम टाइम कलेक्टिव नाउन भी है। एक मिनट में बताता हूँ बेटे, अगर किसी एक वैध इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, मेरे एक दोस्त है, मैं कहूंगा पुलिस इज कमिंग, मैं एक बंदे की बात कर रहा हूं। यस सर। अगर मैं इदारे की बात करूंगा तो वो कलेक्टिव नाउन है। ओके सर। आपका नाम क्या है यार? गैलेक्सी C7। यस सर। सर आबिद अली है। आबिद, आप ना वो जब इंटर होते हो ना मीटिंग में, उधर वो नाम का ऑप्शन पूछते हैं, तो उधर अपना नाम लिख लिया करो। ठीक है सर। ये मैं किसी दूसरे वो सिम से इंटर हुआ हूँ सर, इसलिए वो नहीं पूछा था। अच्छा, कोई इशू नहीं है, कल से बेटे कर लेना आबिद। अच्छा ओके सर। अब जरा इसको आपने गौर से पढ़ना है। मैं पहले प्रोनाउन को डिफाइन आपके लिए करता हूं। माय डियर सन, प्रोनाउन is the word that is used to replace the noun। वो तमाम के तमाम वो अल्फाज जो किसी नाउन को रिप्लेस करें, दे आर नोन एज अ प्रोनाउन। वो तमाम के तमाम अल्फाज जो किसी नाउन को रिप्लेस करें, दे आर नोन एज अ प्रोनाउन। वी आर 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन, हमारे 6 किस्म के प्रोनाउन है। हमारा सबसे पहला प्रोनाउन जो है, दैट इज नोन एज अ पर्सनल प्रोनाउन। मैं इसकी एक्सप्लेन करता जाऊंगा आगे, इनकी मैं वजाहत करूंगा। पर्सनल प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट हैज बीन यूज्ड टू रिप्लेस सम पर्सन। जो भी किसी पर्सन को रिप्लेस करता है, दैट इज नोन एज अ पर्सनल प्रोनाउन। मैं सबसे पहले पर्सनल पे जाता हूं। पर्सन प्रोनाउन हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। मैंने कहा पर्सनल प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट हैज बीन यूज्ड टू रिप्लेस सम पर्सन और बिलोंगिंग ऑफ सम पर्सन। My dear son, they have been further divided into 3 first person। फर्स्ट पर्सन, ये 2 फर्स्ट पर्सन आई एन हुई। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, दैट इज नोन एज द फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु इज लिसनिंग, ही इज नोन एज अ सेकंड पर्सन। द पर्सन टू whom we are talking about, they are known as a third person। वो पर्सन जिसके मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू के वक्त वो मौजूद भी नहीं है, हम उसे थर्ड पर्सन बोलते हैं। डियर, इसकी आगे 3 फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म को हम कहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, दूसरी को हम कहते हैं पोसेसिव फॉर्म, और तीसरी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म वो होती है जो हमेशा एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगी। पोसेसिव फॉर्म वो होगी जो ओनरशिप किसी चीज की इंडिकेट करेगी। मैं कहूंगा दिस इज माय बुक। और ये सर ऑब्जेक्टिव फॉर्म वो फॉर्म होती है जो एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगी। अब मेरे चंद क्वेश्चन है, और बिलीव मी आप गलतियां भी यही करते हैं। मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है, ये कि डियर सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन? क्या फर्क है माई और माइन? 2 क्यों है? माई और माइन में क्या फर्क है जी? मुझे कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन? जी महवेश, आप बताएं। महवेश, महवेश मैं सुन रहा हूं, आपने मुझे बताना है। सर ये अगर मतलब अगर डायरेक्ट कोई बात की जा रही है तो उसमें माया आएगा, अगर लेकिन अगर थर्ड मतलब इनडायरेक्ट बात की जा रही है तो उसमें माइन आएगा। दोबारा बोलें, क्या कहा है? मतलब अगर किसी चीज को मैं डायरेक्ट पोजेस कर रही हूँ
ये चीज मेरी है, तो वो माय आएगा। लेकिन अगर इस चीज को थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में बयान किया जा रहा है तो उसमें माइन आएगा, मतलब वो सेंटेंस के एंड में यूज होगा। माइन एंड पे यूज होगा। जी ये नहीं हो सकता कभी दिस इज माइन बुक? नहीं। अच्छा, मिशाल आप बताएं क्या फर्क है? Sir, my on my sir, जी I don't know how to explain this. माय डियर फ्रेंड, अक्सर हम यही गलतियां करते हैं, हम अक्सर यही गलतियां करते हैं। बड़ा आसान सा फर्क है। जैसे माय जो है ना, माय कभी भी आखिरी लफ्ज नहीं हो सकता। माय के साथ ऑब्जेक्ट का आना लाजिम है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माय बुक। और जैसे माइन जो है वो हमेशा आखिरी वर्ड आता है और माइन के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। मैं लिखूंगा माइन में अंडरस्टूड सी बात होती है। मैं कहूंगा कि दिस इज माइन। आप मेरी क्लास में मौजूद हैं, मुझे फिजिकली देख रहे हैं, मैं अपने हाथ में, मेरे हाथ में किताब होगी और मैं आपके सामने लहराऊंगा, दिखाऊंगा दिस इज माइन। इसी तरीके से आवर और आवर्स का भी यही फर्क है, यूर और यूर्स का भी यही फर्क है। फर्क ये है कि जब माय आएगा, जब आवर आएगा, जब यूर आएगा, तो इनके साथ ऑब्जेक्ट का आना लाजिम है। जब माइन आएगा, जब आवर्स आएगा, जब यूर्स आएगा, ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं आता। अब एक और फर्क है, जैसे यहां पे इनको गौर से पढ़ें, यहां पे दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये जरा फिल इन द ब्लैंक्स करें, रीड आउट करें, मुझे बताएं इनमें से कौन सा। या पहला तो क्वेश्चन ये है, ये दोनों एट से एक चीज है? माय डियर 90% सीएसएस के कैंडिडेट वो हैं जिनको इन दोनों को, आपके जब मैं पेपर देख रहा था सबसे ज्यादा आपकी यही गलती है, यू डू नॉट नो, आप दोनों को एक ही कंसिडर करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको इसकी वजाहत करता हूं। माय डियर फ्रेंड, एक इट्स ये है जो कामा के बगैर है, ये एक अलग लफ्ज है इट्स। ये पोसेसिव प्रोनाउन है। ये क्या चीज है माय डियर फ्रेंड? दिस इज पोसेसिव प्रोनाउन। जब भी आप किसी भी नॉन लिविंग चीज की ओनरशिप को इंडिकेट करेंगे तो आप इट्स का लफ्ज यूज करेंगे। देखो ना, पाकिस्तान इज माय कंट्री, ये किस चीज के ओनरशिप पे, इस्लामाबाद के वेदर की बात करिए, तो यहां पे जब मैं लिखूंगा तो मैं इट्स अपोस्ट्रोफी एस के बगैर लिखूंगा, मैं इट्स ये लिखूंगा। और दूसरा जो इट्स होता है ना, जो कामा के साथ होता है, जैसे इसको बेसिकली ये पोसेशन नहीं होती, इसको अंग्रेजी में एक और कंसेप्ट है जिसको आप कंटेक्शन बोलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है माय डियर फ्रेंड, ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। ये इसकी पूरी फॉर्म बनती है इट इज। जैसे अगर आपको पता है डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं, तो ये दोनों चीजें तो यहां पे आएगा ना, यहां पे इट्स ये कामा वाला आएगा। तो आप में से तो मेजॉरिटी लोग वो हैं जिनको इट्स और इट्स का फर्क का ही नहीं पता। और वैसे भी ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ये अलाउ ही नहीं है ये फार्मर राइटिंग में। अगर इधर भी लिखोगे तो आप कंप्लीट लिखोगे, इट इज लिखोगे। इसी तरीके से ये अक्सर आप जब अपने लेटर लिखते थे तो आप लिखते थे यूअर्स ओबीडियंटली। फॉर गॉड सेक बेटे, ऐसा लफ्ज ही नहीं है। अगर यूअर्स के साथ कामा डालोगे ना, ये पता क्या बनेगा? यूअर इज। यूअर इज तो कोई लफ्ज ही नहीं होता। ये ऊपर मैंने आपको बताया ये है पोसेसिव। पोसेसिव के साथ तो अपोस्ट्रोफी एस होता ही नहीं है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इट्स। बेटे एक इट्स जो है ना कामा के बगैर, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये किसी भी नॉन लिविंग की ओनरशिप को इंडिकेट करेगा।
और दूसरा इट्स जो कामा वाला है ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। ये पूरा जुमला होना चाहिए, ये यहां पे कामा वाला आएगा कि पाकिस्तान इज माय कंट्री एंड इट्स। वैसे भी बाय द वे ये आप अपनी राइटिंग में यूज ही नहीं कर सकते, करेंगे तो गलत करेंगे। आपके आधे ऐसे के अंदर जो मैंने आपके टेस्ट लिए हैं आपने ये गलतियां की हुई हैं। अब इसके मतलब इफ यू हैव अ क्वेश्चन, देखे ना मैंने आगे एक जुमला और लिखा है, ये देखें, द डॉग इज, हम अच्छा ये देखें द डॉग इज लॉयल टू इट्स मास्टर। ये पता है क्या बनेगा अगर ऐसे लिखोगे तो अपोस्ट्रोफी एस के साथ, ये बनेगा द डॉग इज लॉयल टू इट इज मास्टर। तो ऐसा तो लफ्ज अंग्रेजी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपको यू हैव टू कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन, बेटे पोसेसिव प्रोनाउन बिल्कुल आपके सामने है, तो ये तो कॉमा के साथ होता ही नहीं है पोसेसिव प्रोनाउन। एक तो आपने ख्याल रखना है अंदर यूअर्स के साथ कोई कॉमा नहीं होता, लिखोगे तो यूअर इज बनेगा, यूअर इज तो लफ्ज एग्जिस्ट ही अंग्रेजी में नहीं करता। और दूसरा मैंने कहा आपको बताया यू हैव टू कीप इन माइंड द इट्स। वैसे भी मैंने मना कर दिया है बेटे, ये इट्स आप कभी भी जिंदगी में नहीं लिख सकते। इसी तरीके से डू नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना डोंट, ये भी आप नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कंटेक्शन। कंटेक्शन इज नॉट अलाउड एट ऑल। अब आपके इसके मतलब जो क्वेश्चंस है तो मैंने दोबारा बताता हूं, मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी पर्सन या बिलोंगिंग ऑफ सम पर्सन को रिप्लेस करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन की 3 सब टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु इज स्पीकिंग, सेकंड पर्सन द पर्सन हु इज लिसनिंग, एंड थर्ड पर्सन एक यहां बड़ी नोट करने वाली बात है बेटे, फर्स्ट पर्सन में ना मेल फीमेल दोनों के लिए आई हुई है, लेकिन थर्ड पर्सन के लिए मेल के लिए अलग है फीमेल के लिए अलग है। क्यों बेटे? फर्स्ट में इस वजह से नहीं होता क्योंकि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला मौजूद होता है, तो आप देख रहे होते हैं कि जी मेल है या फीमेल है। थर्ड पर्सन में हम तीसरे बंदे के मुतालिक बात कर रहे हैं जो मौजूद नहीं होता, तो वो फिर ही और शी इंडिकेट करेंगे कि जी मैं मर्द की बात कर रहा हूं या मैं मेल या फीमेल की बात कर रहा हूं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, और खास तौर पे आपको यूअर्स की गलती और इट्स की गलती जो है ये इसका पता होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करें, मैं आपको जवाब देता हूं। जी वाह खान, ये बेटा आप क्वेश्चन करें। सर आपने कहा कि इट्स इज फॉर मोस्टली नॉन लिविंग थिंग बट इट्स आल्सो यूज्ड इन फॉर लिविंग लाइक इट्स मी, इट्स जमील, लाइक इस तरह इट्स यूज होता है। एक मिनट बेटा, यहाँ इट्स आपके लिए यूज हुआ है, आपके लिए तो मी यूज हुआ है। आपने तो खुद ही बोला इट्स मी, तो आपने अपने लिए तो मी यूज किया, आपने अपने लिए इट्स तो नहीं किया। किसने कहा आपने अपने लिए इट्स यूज किया? सर इट्स का यूज तो होता है ना, मतलब एज अ इनडायरेक्टली। नहीं इट्स, एक मिनट, इट्स आपके लिए यूज हुआ है इसमें, इस जुमले में इट्स मी आपके लिए क्या यूज हुआ है? इट्स यूज हुआ है या मी यूज हुआ है? मी सर असल। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि जी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है? सही सर, ठीक है, वो आगे मैं यूज बताता हूं जो आप यूज अभी कर रहे हैं, ये आगे मैं बताता हूं अभी। अच्छा, लेट मी माय डियर फ्रेंड मूव फॉरवर्ड। तो मैंने कहा है कि ये पर्सनल प्रोनाउन का यूजेज आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो ना तो आपके एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ठीक होंगे, ना कोई और चीज ठीक होगी। अब आगे मूव करते हैं हम। एंड सेकंड प्रोनाउन जो है दैट इज नोन एज अ इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसकी इतनी अहमियत नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इसको हमने पढ़ना कोई नहीं है, हमने सिर्फ 3 पढ़ने हैं। हमने पर्सन पढ़ना है, हमने
रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है, हमने इंटरोगेटिव पढ़ना है। जरा मैं इसको रीड आउट करता हूं। My dear son, indefinite pronoun is the pronoun that has been used to replace some person, belonging of some person, but this can never tell you the exact number of the persons. लेकिन कभी भी एग्जैक्ट नंबर इंडिकेट नहीं करेगा। मैं कहूं, अगर मुझसे पूछे कोई हाउ मेनी स्टूडेंट आर हेयर, मैं बड़े एम्बिगुअस होकर उसे बताऊंगा, मैं कहूंगा एवरीवन इज हेयर। क्या पता एवरीवन कितने हैं? मैं कहूंगा सम आर हेयर, मैं बोलूंगा ऑल आर हेयर। सो इंडेफिनिट प्रोनाउन इज द प्रोनाउन, my dear son, indefinite pronoun is the pronoun that has been used to replace some noun, but this can never indicate the exact number of noun. ये कभी भी noun का exact number indicate नहीं करता। अगला जो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, that is known as a relative pronoun. relative pronoun, बेटे डियर सन, ये कौन से हैं? who है, which है, whom है, that है। इसका फंक्शन क्या है? Dear son, relative pronoun has only one function. इसका फंक्शन ये है, डियर son, जब भी आप देखो, मैंने शायद आपको याद होगा, पीछे मैंने आपको क्लासेस पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? माय डियर son, मैंने आपको क्लासेस कब पढ़ाए थे? क्लास मैंने कहा था, क्लास is a combination of subject plus verb plus object, but that can never convey the full meanings. क्लास वो जुमले होते हैं जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, जिसमें वर्ब भी होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन कभी भी ये फुल मीनिंग कन्वे नहीं करता। यहां पे मैं मिसाल दी थी, यहां पे ये मिसाल है कि who has achieved the first position in CSS। यहां पे देखें ना, who is subject, has achieved is verb, first position in CSS is object, लेकिन ये देखें ना, फुल मीनिंग कन्वे कम से कम नहीं कर रहा है। और जैसे जब ये फुल मीनिंग नहीं कन्वे करेगा तो हम इसे डिपेंडेंट क्लास बोलेंगे। इसको मीनिंग को क्लियर करने के लिए वी नीड अनदर क्लास, और जो इसको क्लास क्लियर करने आएगा वो इंडिपेंडेंट क्लास होगा। और जैसे जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को कंबाइन करते हैं ना, तो इनके दरमियान में रिलेटिव प्रोनाउन का आना जरूरी है। ये देखो, ये सबसे पहले मेरा एक सिंपल सेंटेंस है। मैं लिखा, पाकिस्तान इज माई कंट्री, इट इज रिच इन रिसोर्सेज। ठीक जुमले हैं, लेकिन ये 6वीं 7वीं 8वीं क्लास तक लिखे जाते हैं। बड़े सीएसएस में ना लॉन्ग सेंटेंसेस कुछ आपको लिखे जाते हैं। ये देखें ना, दोनों को रिलेटेड बातें हैं, कोई नई बातें नहीं है। मीन कि ये दोनों की दोनों आपस में मिलती जुलती बातें हैं। और जैसे जब को रिलेटेड बातें होंगी, जब दो या दो से ज्यादा को रिलेटेड बातें होंगी, when there would be correlated, बट जब भी दो या दो से ज्यादा कोई कोरिलेटेड चीजें हैं, बजाय इसके कि आप उसके लिए अलग अलग सेंटेंस लिखें, ये बहुत बेहतर है कि आप उसको कंबाइन करो। तो जब दो सेंटेंसेस को आप कंबाइन करेंगे ना, तो डिसेंट उनको कंबाइन करने के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत होगी। नीचे जुमला पढ़े, इंडिपेंडेंट क्लास पहले आएगा, एट खत्म हो जाएगा और उसकी जगह हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के दो फंक्शन हैं। ये देखो हमने क्या लिखा है, मैंने कहा पाकिस्तान इज माय कंट्री दैट इज रिच इन रिसोर्सेस। ये दैट यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये आपके तहसीलदार के जो एग्जाम आएंगे पंजाब में, या एफपीएससी के वन पेपर के जो एग्जाम आते हैं, उसमें ये दैट को अंडरलाइन करते हैं और आपसे पूछते हैं ये कौन सा है, या कभी हु को करते हैं। जब हु को अंडरलाइन करते हैं ना, हम आंखें बंद किए हम कहते हैं ये इंटरोगेटिव है। बेटे हु हर वक्त इंटरोगेटिव नहीं होता। ये जुमला देखें, ही और शी इज माई स्टूडेंट हु। अब हु को अंडरलाइन करेगा, पूछेगा कौन सा, आप आंखें बंद करके कहेंगे इंटरोगेटिव। यहां पे ये इंटरोगेटिव है ही नहीं। My dear son, relative pronoun is the pronoun that is used between independent और डिपेंडेंट के दरमियान में यूज होता है, और इसका काम होता है दोनों को आपस में लिंक क्रिएट करना।
ये देखें ना, हम अक्सर आजकल ऐसे जुमले लिखते हैं, हम लिखते हैं पाकिस्तान इज माई कंट्री फेसिंग मेनी प्रॉब्लम। अब ये देखो ना, पहला जो है ये तो इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास है, तो इनको जो मिक्स करने वाला रूल है कि इन दोनों को आपस में रिलेशन भी क्रिएट करना है, वो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? रिलेटिव प्रोनाउन मिसिंग है। रिलेटिव प्रोनाउन का काम भी, रिलेटिव प्रोनाउन के दो काम होते हैं। एक ये होता है कि डिपेंडेंट क्लास का एज ए सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा, किस चीज के? जो आपका डिपेंडेंट क्लास है उसका ये सब्जेक्ट भी होगा, पहली बात है, और दूसरी बात ये है कि दोनों को आपस में लिंक भी कर रहा होगा। फर्क क्या है माय डियर स्टूडेंट? हु और विच ऑफ दैट का फर्क ये है कि हु हमेशा लिविंग के लिए आता है, या ये पेपर में गलती है आपकी, एक बच्चे ने लिखा हुआ था पाकिस्तान इज माय कंट्री, हु इज सिचुएटेड इन साउथ एशिया, हु तो आता है लिविंग के लिए, हु आता है लिविंग के लिए, विच और दैट जो है ना ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ये दोनों नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं। तो हमने माय डियर सन रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा, और रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको क्या पढ़ाया कि डियर सन रिलेटिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट हैज बीन यूज्ड। काम इसका क्या है रिलेटिव प्रोनाउन का कि ये दो क्लासेस के दरमियान में आएगा, एक क्लास डिपेंडेंट होगा और आपको दूसरा क्लास जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। हु आएगा हु लिविंग के लिए, विच आएगा, हुम आएगा, दैट आएगा। ठीक हो गया? अक्सर हम आजकल जब लॉन्ग सेंटेंस लिखते हैं तो हम इन दोनों को आपस में लिंक ही नहीं करते, जब लिंक नहीं करते तो जुमला गलत हो जाएगा हमारा। अब लेट मी मूव फॉरवर्ड। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन, ये इतनी अहमियत कामिल नहीं है लेकिन वैसे मैं बता देता हूं। हमने पढ़ने डिटेल 3 की पढ़नी है, हमने पर्सनल की पढ़नी है, हमने रिलेटिव की पढ़नी है, हमने जिनके मैंने कलर चेंज किए हमने इंटरोगेटिव की पढ़नी है। चलिए डेमोस्ट्रेटिव भी पढ़ लेते हैं। My dear son, demonstrative pronoun is the pronoun that has been used to indicate the location of noun. बट इसका काम है किसी भी चीज की लोकेशन को, हम कहते हैं दिस नजदीक लिए दिस, और इसका दूर जो होता है दैट होता है, दीस इसका प्लूरल होता है, एंड दूस। सो आप में से जो बच्चा पूछ रहा था ना मुझसे इट इज मी, बट यहाँ इट जो है ना ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है, यहाँ पे इट इज मी नहीं होना चाहिए, बेसिकली दिस इज मी होना चाहिए। तो कभी कभार इट जो है ना वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए भी यूज होता है, वो उसकी लोकेशन को इंडिकेट करता है, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। My dear son, demonstrative pronoun is the pronoun that has been used to indicate the locations. इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब यहां पे एक चीज बड़ी गौर तलब है कि सेम प्रोनाउन, बेटे सेम प्रोनाउन इंटरोगेटिव भी वही है, डेमोस्ट्रेटिव भी वही है, इंटरोगेटिव भी वही है, डेमोस्ट्रेटिव भी वही है। फर्क फिर क्या हुआ? यहां पे भी वही है, वाई है, व्हेन है, हु है, वेयर है, और उन पर भी यही है। फर्क ये है कि डियर स्टूडेंट, अगर कोई प्रोनाउन दो क्लासेस को आपस में कंबाइन करेगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगर एक किसी चीज का क्वेश्चन पूछेगा ना, किसी चीज के शुरू में आएगा क्वेश्चन, तो वही प्रोनाउन जो वाई या वेयर या हु जो है ना वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। यहां पे आई वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चन। मेरा सबसे पहले मैंने यहां पे एक जुमला लिखा है, जी मिशाल आप मुझे बताएं इसके एंड पे मैंने हाउ पाकिस्तान इज पुअर इन मैनेजमेंट, मैंने 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, एक मैंने इसके एंड पे फुल स्टॉप लगाया है, एक मैंने इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो मिशाल क्या होना चाहिए? सर आई थिंक फुल स्टॉप होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए? नहीं किससे सर, स्टार्ट, एक मिनट, किससे स्टार्ट हो उसमें रहा है? सर हाउ इज पाकिस्तान जब होता तो फिर क्वेश्चन मार्क आया था। जी तैमूर आप बताएं, तैमूर करीम। जी सर। क्या होना चाहिए तैमूर? सर मेरा भी व्यू पॉइंट सर यही है कि हाउ इज पाकिस्तान पूर इन मैनेजमेंट होता तब क्वेश्चन मार्क आता, और अभी जिस तरह लिखा हुआ है तो फुल स्टॉप आएगा। जी उमैर आप बताओ। सर आई थिंक क्वेश्चन मार्क ही आएगा।
अच्छा, क्यों आएगा उमैर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। उमैर मुझे इधर एक्सप्लेन कर दो क्यों क्वेश्चन मार्क आएगा। सर आई थिंक हाउ की वजह से, चूंकि हाउ आया, हाउ पाकिस्तान है, तो वो इंट्रोगेटिव है हाउ, तो शायद इसलिए। जी अब्दुल गफार आप बताएं क्या आएगा। सर क्वेश्चन मार्क ही आएगा। क्वेश्चन मार्क ही आएगा, क्यों, रीजन? सर ये लिखा हुआ कि हाउ पाकिस्तान इज पुअर इन मैनेजमेंट। पाकिस्तान मैनेजमेंट के हिसाब अच्छा से एक कैसे मिनट बेटा, ये बताओ जरा, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? वुड यू लाइक टू डिफाइन द इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस में सर जो हमारे हैं अपना इंटरोगेटिव वर्ड सर, वाई से जो अपना डब्ल्यू से शुरू होते हैं, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सब स्टार्ट में आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्ट में आता है फिक्र की। तो इसका देखो हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है? इसका हेल्पिंग वर्ब तो सर सब्जेक्ट के बाद ही है। तो फिर ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा? ऐसे तो फिर सर नहीं बनता क्वेश्चन मार्क, फिर फुल ही बनता जी डेफिनेट रिमेंबर बेटे, हम छोटी छोटी गलतियां करके आते हैं, ये सबसे बड़ी ये गलती करते हैं। पहले जरा मेरी बात गौर से सुना, मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करता हूं। My dear friend, interrogative sentence is a sentence that is supposed to ask the question. इंटरोगेटिव वो सेंटेंस है जिसका काम ये है कि सवाल पूछना। इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज टू रिक्वायरमेंट, उसकी दो पक्की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट लिखो, इट हैज टू रिक्वायरमेंट। यस एंड इट्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब अगर यहां पे आ गया है ना तो ये इंटरोगेटिव नहीं है। और दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके एंड पे हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। हमारे यहां हमने एक मिसकंसेप्शन क्रिएट की हुई है, हम कहते हैं जी WH शुरू में आ जाएगा तो सवाल है, नहीं है सवाल। WH से सवाल नहीं बनता। सर सवाल तब बनता है जब बेशक WH आ जाए लेकिन हेल्पिंग वर्ब का आना पहले जरूरी है। इसकी बुनियाद पे ना हम अपने सेंटेंसेस के दो टाइप्स में इंटरोगेटिव हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं सिंपल इंटरोगेटिव। कौन सा इंटरोगेटिव? जैसे सिंपल इंटरोगेटिव वो इंटरोगेटिव होता है जिसका आंसर हमेशा या तो यस होगा या नो होगा, और इसकी दूसरी इंडिकेशन ये होगी कि ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। सिंपल क्यों कहा है? सिंपल इस वजह से कहा है कि इसका आंसर हमेशा या यस होगा या नो। मैं अगर आपसे पूछूं आर यू लिसनिंग मी, आप कहेंगे यस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई आर यू लिसनिंग मी, यू नीड अ लॉन्ग आंसर। और जब आपका लॉन्ग आंसर होगा तो कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव उसको बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव वो होता है WH आता है और हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। ये देखो बेटे, ये आखिरी जुमला अगर आप देखें ना, ये कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव है। अगर ये आर इधर आता ना तो ये इंटरोगेटिव ना होता, ये बेसिकली फिर डिपेंडेंट क्लास बन जाता। बिलीव मी, आपकी आउटलाइन में आप जब ऐसे लिख रहे होते हैं ना, आपकी आउटलाइन लिखते हैं और आउटलाइन में आधी गलतियां ये आप करते हैं। मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया है। और एक और चीज बताऊं, जब आप नरेशन करेंगे ना, जब सिंपल इंटरोगेटिव होगा, कौन सा बेटे? सिंपल इंटरोगेटिव होगा तो दो क्लासेस को मिलाने के लिए आप इफ या वेदर यूज करते हैं। और जब वो कॉम्प्लेक्स होगा ना तो आपको ना तो इफ की जरूरत होती है ना वेदर की जरूरत होती है। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, बस सिंपल आपको मैंने बता दिया है। मैं एक दफा दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। माय डियर फ्रेंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर आपने सवाल पूछना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की दो बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसके एंड पे हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, और इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगा। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले आएगा। खाली WH लिखने से ना, व्हेन से, वेयर से, हाउ से सवाल नहीं बन जाता। इसकी बुनियाद पे ना हम क्वेश्चन को, इंटरोगेटिव को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं सिंपल
सिंपल इस वजह से नाम रखा है क्योंकि इनके हमेशा आंसर या यस होगा या इनका आंसर नो होगा। यस नो के अलावा इनका आंसर आ ही नहीं सकता। या हमेशा इनका आंसर यस होगा या हमेशा इनका आंसर नो होगा। और दूसरे को हमने कहा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं, लेकिन WH के लिए भी जरूरी ये है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। हम आउटलाइन में डिफरेंट ये हेडिंग लिखते हैं और इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क कैन नेवर बी यूज्ड एट द एंड ऑफ दिस वन। इसके एंड पे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता। मुमकिन ही नहीं है कि इसके एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। आई वुड लाइक टू मैं फिर एक दफा देखो बेटे, रिलेटिव वो होते हैं जो दो क्लासेस को कंबाइन करते हैं। इंटरोगेटिव वो होते हैं जो किसी चीज को सवाल पूछते हैं। मैं पहले सवाल ले लेता हूं, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। जी वाहा खान जी पूछे। सर आई वाज रीडिंग an article in English journal। उसमें जो टॉपिक होता है अक्सर ये टेक्निकल राइटिंग में इस तरह यूज होता है कि टॉपिक आर्टिकल का ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, एज अ स्टेटमेंट भी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक अगर संजू इज अ टेररिस्ट, लाइक एक क्वेश्चन है, कुछ लोग कहते हैं है, कुछ कहते नहीं है, तो वो एक कॉमा और एक स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट को भी क्वेश्चन में शो कर सकते हैं रीडर्स को कि बाय पुटिंग अ कॉमा इट कुड बी अ सेंटेंस एंड डिक्लेरेशन ऑफ दैट पर्सन, हाँ ही इज अ टेररिस्ट। बट अगर मैं बोलूँ संजू इज अ टेररिस्ट, मतलब एक साउंड भी देता हूँ और कॉमा भी डालता हूँ, तो उससे ये थोड़ा सा इंप्रेशन दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन मार्क है, इट्स नॉट डिक्लेयर। नहीं कर सकते बेटे। अगर क्वेश्चन संजू को करना है, आप लिखेंगे इज संजू अ टेररिस्ट। संजू इज अ टेररिस्ट, आप क्वेश्चन मार्क नहीं आता बेटे। इसके अगर जैसे आप पढ़ रहे हो ना, इसके एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, क्वेश्चन नहीं आता, सरप्राइज होता है वो आपके लिए। सर तो ये वैसे कम्युनिकेशन में जब हम यूज करें तो इस तरह एक्सप्रेशन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते सर वो जर्नल का मैं वो एग्जैक्ट निकाल के आपको सेंड कर दूंगा। देखो मैं एक बात बता दूं, बिल्कुल आप निकाल लेंगे। कभी तो ये जुमला लिखा होगा, सिर्फ वाई लिखा होगा और वाई के सामने क्वेश्चन मार्क होगा, ऐसा ही है? यस बेटे दिस इज जर्नलिस्टिक लैंग्वेज। ओके सर। जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में वो यूज कर, लेकिन ग्रामेटिकली वो ठीक नहीं होता। नहीं सर, ग्रामेटिकली नहीं, वैसे जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन में यूज किया जा सकता है ना। लेकिन आप ऐसे में नहीं यूज कर सकते। यू आर नॉट सपोज्ड टू राइटिंग सम जर्नल। नहीं सर, वैसे इंग्लिश में अगर यूज हो जाए कहीं वैसे गलत, ग्रामेटिकली गलत है। ओके सर जी साद आप बताएं। इसी सेंटेंस के एंड पे ऐड कर लें। फिर भी जी जी फिर भी बेटे क्वेश्चन ही रहेगा, क्वेश्चन ही रहेगा, क्वेश्चन ही रहेगा। अच्छा, बट इज द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउन दैट रेफर बैक। हम अक्सर मैं लिखता हूं आई माई सेल्फ विल टीच दिस सब्जेक्ट। माई सेल्फ जो है वो पीछे आई को रेफर कर रहा है, और ये पढ़ाना इस वजह से जरूरी है, इसकी अहमियत नहीं है लेकिन ये करेक्शन के अंदर आता है। माय डियर सन, कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव का आना जरूरी है। एक बेटे लफ्ज है रिजाइन। अगर आप लिखें ना आई रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। आप लिखेंगे आई माई सेल्फ रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट। माई सेल्फ नहीं लिखेंगे तो आप लिखेंगे अपना नाम, आप लिखेंगे आई कामा मुरीद हुसैन कामा विल रिजाइन। तो डियर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर के अंदर कुछ नाउन ऐसे, सॉरी कुछ वर्ब ऐसे हैं ये 10 से आगे मैं बताता हूं वो भी बेटे। 10 अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव का आना लाजिम है, और 10 अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं आ सकता। ठीक है, जो जिनके साथ लाजिम आता है, लाइक 2 5 6 मैं आपको बताता हूं। एक लफ्ज बेटे है
रिजाइन, अवेल, रिवेंज, यार सब करेक्शन में आते हैं। कुछ और भी अल्फाज हैं, आगे मैं बताऊंगा, उनके साथ आना लाजम। एक लफ्ज है इंटरव्यू या इनलिस्ट, ये 2 साल पहले करेक्शन में आया हुआ था। आई माई सेल्फ इनलिस्टेड फॉर दिस जॉब। आप अपने आप को तो इनलिस्ट नहीं करते, आपको कोई और इनलिस्ट करता है। तो इंटरव्यू के साथ इनलिस्ट के साथ कभी आता ही नहीं है। ठीक हो गया यहां तक? मैं एक दफा दोबारा माय डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू रिवाइज द प्रोनाउन। प्रोनाउन is the word that is supposed to replace some noun. It has 6 subtypes. सबसे ज्यादा अहमियत की जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। We have the first person, we have the second person, we have the third person. लेकिन यहाँ पे जो चीज मैंने बताई है, you have to know the difference between my and mine. My always required the object, mine never required the object। इसी तरीके से our, ये yours नाम का ये apostrophe s के साथ कोई वर्ड नहीं होता। और सबसे ज्यादा you have to know the difference between its। ये तो वैसे भी मैंने आपको बैन कर दिया, ये वैसे भी फार्मर राइटिंग में दिस इज नॉट अलाउड। वैसे भी फार्मर राइटिंग में इसका कोई यूसेज ही नहीं है। क्लियर होगा जहां तक प्रोनाउन? नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द वर्ब। मेरे ख्याल में बड़े सेंटेंस एक जो है ना, वो तमाम के तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर बन सकता है। नाउन के बगैर भी एक सेंटेंस बन सकता है। नाउन नहीं होगा तो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन के बगैर भी सेंटेंस बन सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, वर्ब के बगैर कभी भी आपका सेंटेंस नहीं बन सकता। वर्ब के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है कि आपका सेंटेंस बन जाए। मैं पहले आपके क्वेश्चन ले लेता हूं, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। जी वाह खान आपका क्वेश्चन है। नो सर, मेरा नहीं है वो, पहले का मैं हटा देता हूँ। तो भाई खत्म कर देना फिर हैंड। फैजा आप बताओ। सर एक मेरे साथ प्रॉब्लम होती है कि जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, एवरीवन, ऑल, सम, एनीथिंग, तो इसके साथ मतलब कि मुझे कंफ्यूजन होती है, कभी हैज कभी हैव का, ये थोड़ा डिफरेंट। मैं बता देता हूँ बेटे, एवरीवन जो है ना, एवरीवन के साथ हमेशा हैज यूज होता है। क्या यूज होता है? यस। मैं बता देता हूँ, इन सारों को बता देता हूँ कहां पे। एवरीवन के साथ हैज आएगा, ऑल के साथ हैव आएगा, सम के साथ हैव आएगा, एनीथिंग के साथ हैज आएगा, नोबॉडी के साथ हैज आएगा। ठीक हो गया? अब आते हैं वर्ब पे। वर्ब स्टार्ट करने से पहले आपको मैं 5 मिनट की ब्रेक देता हूं। आपको 5 मिनट की ब्रेक है, अब ब्रेक ले लें, थोड़े से फ्रेश हो जाए, क्योंकि ये भी जरा अहमियत की हमें चीजें, इन पे मैं बाद में जाता हूँ। 5 मिनट, आपको 10 मिनट की ब्रेक है। अभी टाइम हुआ है 8:25, 8:24 हुए हैं। 8:34 पे हम वापस आएंगे। जैसे एक्शन वर्ब आर इन ट्रिलियन, ये ट्रिलियंस की तादाद में है एक्शन वर्ब्स। इसकी फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जैसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। एंड हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसको नहीं बोलेंगे, हम इनको एंड इनके टेक्निकल नाम से बोलेंगे। जैसे पहली फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरी को हम कहेंगे पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरी को हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड आखिरी जो होगी दैट इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको बनाने के वी हैव सो मेनी मेथड्स। जो सबसे पहला मेथड ये है कि आपको पता है हम ईडी लगाते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है सेंड, अगले दोनों में टी लगा देते हैं, डी वुड बी कन्वर्टेड इन टू, हम लिखेंगे सेंट, सेंड और सेंडिंग। तीसरा मेथड ये है कि जैसे पहली और तीसरी एक जैसी होती है और दरमियान वाली जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, कम, केम, कम। तो कभी कभार ये होता है कि तीनों मुख्तलिफ होती हैं।
गो, वेंट एंड गॉन। पांचवा मेथड ये होता है, स्पेलिंग सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। रीड, रेड, रेड एंड रीडिंग। क्लियर हो गया? हमने फोकस इस पे करना है। माय डियर सन, दे आर नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसकी मेजर जिद्दे है बेटे, इसकी 4 टाइप्स हैं एंड दे आर 15 इन नंबर। इनकी टोटल तादाद जो है वो 15 है। सबसे पहली मेजर टाइप है बी। बी की बहुत सी फॉर्म्स हैं। बी की जो फॉर्म है वो ये सारी की सारी बी की फॉर्म है। बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग एंड बीन, ये बी की फॉर्म है। और इनका मोस्टली काम ये है कि ये कंटिन्यूअस टेंस बनाती हैं। कौन सा टेंस? जो भी कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं वो बी की फॉर्म से बनाए जाते हैं। दूसरा डू, डज, डिड। इनका काम है कि ये सिंपल टेंस बनाते हैं। सिंपल में स्पेशली इंटरोगेटिव वगैरह ये बनाते हैं। कोई भी सिंपल जो है, हैज, हैव, हैड, ये सारे के सारे परफेक्ट टेंस बनाते हैं। कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। विल, शैल, वुड। याद रखें, यहां पे एक बात बड़ी याद करने वाली है। जैसे याद करने वाली बात यह है कि शैल की सेकंड फॉर्म शुड नहीं है, विल एंड शैल दोनों की सेकंड फॉर्म वुड है। शुड एक लफ्ज ही अलग है, शुड की टाइप ही अलग है। शुड की टाइप मैं बाद में आपको बताता हूं। सो वी हैव विल, वी हैव शैल एंड वी हैव वुड। अब हमारा अलमिया ये है कि हमें सिर्फ इनका एक फंक्शन आता है या 2 फंक्शन आते हैं, हमें इनके फंक्शन ही नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक जुमला मैंने लिखा है, मैंने यहां पे लिखा है ही हैज हैड। यहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कहेंगे 2 हेल्पिंग वर्ब कैसे इकट्ठे आ गए हैं। हम कभी कभी आप अखबार में पढ़ते हैं हैज हैड हैड, और बिलीव मी इंग्लिश ऐसे में अगर आपने एक भी हैड हैड सही लिख दिया ना तो यू वुड बी शाइन, आप बाकियों से बहुत आगे निकल जाएंगे। अगर आप समझे बेटे 500 बंदा होगा ना, उसमें 2 बंदे ऐसे होंगे जिनको हेड हेड का यूजेज आता है, नहीं तो बाकियों को हेड हेड का यूजेज ही नहीं आता। ये एक नई चीज है, हम परेशान हो जाते हैं। अब जरा मेरी बातें गौर से सुनना। माय डियर फ्रेंड, हेल्पिंग वर्ब हमारे यहां एक मिसकंसेप्शन है। हम कहते हैं जी इनके सिर्फ 2 ही फंक्शन है। हम कहते हैं पहला इनका काम है टेंसेस बनाना और दूसरा इनका काम है क्वेश्चन बनाना। जैसे इसके अलावा भी एक काम है कि कभी कभार ये चंद जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है। ये हैज जो है ना, ये दोनों टाइप है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है। अब मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा इनके 3 फंक्शन है, हम इन तीनों पे बड़े गौर से पढ़ेंगे। मैंने कहा जी पहला इनका काम ये है कि ये टेंसेस बनाते हैं, मैंने बता दिया। मैंने कहा बी वाली जो टाइप है ये कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, डू वाली टाइप जो है ये सिंपल टेंस बनाते हैं, हैज वाली टाइप जो है ये परफेक्ट टेंस बनाते हैं। और जब बी और हैज को कंबाइन करें तो ये आखिरी टेंस, उसका नाम भी इसी वजह से हमने रखा है। देखो बी कंटिन्यूअस टेंस बनाती है, हैज परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाती है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो आखिरी टेंस का नाम भी हमने इसी वजह से रखा है प्रेजेंट परफेक्ट। वहां पे हैज बीन और हैव बीन यूज करते हैं। दूसरा, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं ना तो ये क्वेश्चन बनाते हैं। और तीसरा, देयर 2 सूरतों में, हाउ मेनी टाइम्स? 2 सूरतों में ये एज ए मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं। और आज मैंने आपको सिखाना है कि आपने इनको मेन वर्ब के तौर पे कैसे यूज करना है। मैं जुमले आपको 3 ये फंक्शन तीनों आपने याद रखने हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मिसाल लेते हैं, आई एम टीचिंग। यहां एम जो है ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है, एक टेंस बना रहा है। हैज ही टेकन द लंच, यहां ये क्वेश्चन बना रहा है। मैंने कहा जब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा तो क्वेश्चन बनाएगा।
अब तीसरा जो यूजेज मैंने आपको बताया, मैंने कहा सम टाइम दे विल वर्क एज अ मेन वर्ब, किसके तौर पे काम आएंगे? मेन वर्ब के तौर पे यूज होंगे दो कंडीशन में। पहली कंडीशन ये है कि डजंट, कभी कभार ये होता है कि जुमले में स्टेटमेंट होती ही नहीं है, जुमले में एक्शन होता ही नहीं है, स्टेटमेंट होती है। देखो आई एम अ टीचर, एक्शन है, एक्शन का मतलब है बेटे कोई वर्ब आएगा, मतलब आई एम टीचिंग, टीचिंग जहां पे एक्शन है। इस सेंटेंस में आई एम अ टीचर, यहां एम एज अ मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा एज अ मेन वर्ब के तौर पे आएगा जब सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं होगा, स्टेटमेंट होगी। नीचे देखें, ही हैज 3 बुक्स, ये भी देयर इज नो, यू कैन से कि कोई एक्शन नहीं है, ये भी स्टेटमेंट है। अब जो एक्चुअल चीज है, ये जो हैज है ना, अब ये चीज है एक्चुअल में बेटे, हैज जो है ना, हैज और हैव ये दोनों पहली फॉर्म है, हैड दूसरी फॉर्म है, हैड तीसरी फॉर्म है। ये हैज हैव जो है ना, दोबारा ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है। एक मिनट बेटे, हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा तो इसके 5 मतलब हैं। कभी हैज हैव हैड हैड का मतलब होता है फिनिश, खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं। कभी हम, दूसरा इसका फंक्शन है कि बेटे विजुअलाइज, किसी चीज को विजुअलाइज करना है तो तब भी ये हम यही करते हैं किसी चीज को। ये मैं इसको मिसाल देता हूं, 1 मिनट। मैंने यहां पे लिखा है अवैस हैज हैड, ये समझे बेटे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन बैंकिंग सेक्टर, यहां पे ये हैड जो है ना ये टेक के मीनिंग में, ये मैं ऐसे भी लिख सकता था, अवैस हैज एंजॉयड, यहां अगला हैड जो है ना ये एंजॉयड के मीनिंग में यूज किया गया है। यहां पे 1 मिनट, ये एक और जुमला है, मैंने लिखा अवैस हैज हैड लंच नाउ, यहां पे हैड जो है ना ये फिनिश के मीनिंग में या टेक के मीनिंग में यूज किया गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि ही हैज टेकन अ लंच नाउ, ये टेकन जो है ये हैड से रिप्लेस हो सकता है। ये तीसरा जुमला पढ़े, अवैस हैड अ वास्ट ड्रीम व्हेन हिज फ्रेंड नॉक्ड द डोर, बेटे यहां देखने के विजुअलाइज मीन सा, ख्वाब देखने के मीनिंग में हैड यूज हुआ है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अवैस हैड विजुअलाइज्ड अ वास्ट ड्रीम, ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट जुमला पढ़े, दे हैव हैड 3 सर्जरीज इन दिस ईयर, यहां अंडरगो के मीनिंग में है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दे हैव अंडरगॉन 3 सर्जरीज इन दिस ईयर। आखिरी जुमला पढ़े, आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज आई हैव हैड, यहां हैड जो है ये फेस के मीनिंग में यूज हुआ है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज आई हैड फेस्ड अ प्रॉब्लम ऑल द डे। तो डियर रिमेंबर, बड़ा आसान सा काम है बेटे, हैज हैव जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब के भी है। जब दो हैज हैड इकट्ठे आते हैं ना, पहला हैज जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी होगा तो यहां पे ये हैड जो है ना ये मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। अगर आप इस हैड को चेंज करेंगे तो आप इसको इंजॉयड के साथ भी चेंज कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अवैस हैज इंजॉयड। ये हैज हैड के बहुत से मीनिंग है, ये इंजॉय भी इनका मीनिंग है, टेक भी इनका मीनिंग है, फिनिश भी इनका मीनिंग है, विजुअलाइज भी इसका मीनिंग है। तो ये देखें यहां पे पहला हैड जो है ना ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए, और यहां पे ये दूसरा हैड जो है ना ये देखने, ख्वाब देखना जो होता है ना, आपको पता सा नहीं कहते, विजुअलाइज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आइंदा आपकी राइटिंग में कुछ जुमले ऐसे होने चाहिए जिसमें कभी कभार हैज हैड, कभी कभार हैड आता है पास्ट परफेक्ट में, और हैज हैव या हैव हैड। हैज हैड तब आता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि अवैस है, मैं लिख दूं अवैस है नामना तो ये हैज नहीं रहेगा, ये हैव हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, कभी कभार बेटे ये यूजेज आपको आने चाहिए। अब आते हैं तीसरी टाइप ऑफ वर्ब,
हमारे डियर स्टूडेंट तीसरी टाइप ऑफ वर्ब जो है हम इन्हें मॉडल वर्ब्स कहते हैं। यहां से क्योंकि ये मॉडल मैंने ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ाने हैं, इसको डियर स्टूडेंट हम कल पढ़ेंगे, जहां पे अब हम छोड़ रहे हैं। अब आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं डियर स्टूडेंट, आपने कल मैं आपके जुमले लिखाऊंगा, आपने ना आज घर में बैठ के कुछ हैज हैव हैड मीन के हेल्पिंग वर्ब को एज द मेन वर्ब के तौर पे जुमले बनाने हैं। आपने तो 10-15 जुमले बनाने हैं, और ये सारी की सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रैंड एंड मार्टिन की किताब से पढ़ा रहा हूं। आपने डियर स्टूडेंट बेटे कुछ जुमले लिखने हैं, ये वाले, और कल मैंने आपसे लिखवाऊंगा, और आइंदा आपके ऐसे के अंदर मुझे ये जुमले नजर आने चाहिए। बिलीव मी, आपने 2 दफा भी इंग्लिश ऐसे में ऐसा एक जुमला लिख दिया ना, यू विल शाइन, अगर सही यूजेज किया है तो। जी इसी तरह बताएं सर, हैज हैव का रिपीट कर दें यूजेज। बेटे हैज हैव आता है, हैज हैव कभी भी इकट्ठा नहीं आता। क्या नहीं आता? हैज हैव नहीं आता, हैज के साथ हैड आता है, हैज हैड आता है। जी सर। एक मिनट, क्यों बेटे? इसकी पहली फॉर्म जो है ना हैज ऑब्लिक हैव फॉर्म है। पहली फॉर्म क्या है? हैज ऑब्लिक हैव। दूसरी फॉर्म हैड है, तीसरी भी हैड है। तो हैज के साथ तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, हैज के साथ फर्स्ट तो लगती नहीं है। तो हैज हैव कभी भी नहीं आएगा, हैज हैड आएगा, हैव हैड आएगा, मतलब दूसरा लफ्ज हमेशा ही हैड रहेगा, या कभी हैड आएगा। फैसला आप बताएं। सर ये मुझे पूछना था कि ये जैसे आपने 4-5 सेंटेंसेस में बताया कि कोई एंजॉय के लिए यूज हो रहा है, कोई विजुअलाइज के लिए यूज हो रहा है, कोई अंडरगो, तो हम सिर्फ इनके लिए यूज होगा कैसे, मतलब कि हम समझे? ये सिर्फ इन्हीं के लिए, और किसी चीज के लिए जरूर नहीं यूज हो सकता, सिर्फ इन स्पेसिफिक वर्ड्स के लिए यूज। ये मीन के इसके मतलब 6 मतलब है हैज के। फेस मतलब है, टेक मतलब है, एंजॉय मतलब है, विजुअलाइज मतलब है, फेस मतलब है। सर जो सेंटेंसेस बनेंगे इन्हीं से ही बनेंगे? ये इन्हीं में से, बाहर से नहीं बनेंगे। किसी और का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लें। ये स्लाइड जो स्टूडेंट ऑलरेडी मैं भेज चुका हूं। जी अब्दुल गफार बताएं। सर ये सेंटेंस यही करने हैं या सर अपनी तरफ से बना के? नहीं, आपने अपनी तरफ से बनाने हैं, ये तो मैंने लिख दी है। अच्छा, वो बना के सर फिर आपको असाइनमेंट सबमिट करवानी है या? असाइनमेंट मैं खुद कल लिखवाऊंगा, पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। कल मैं जुमले लिखवाऊंगा, आपने खुद उनको फिल इन द ब्लैंक्स करनी होंगी। यस सर, थैंक यू सर। जी साद आप बताओ। बिल्कुल कर सकते हैं। उमैर आप बताओ। सर मेरा थोड़ा सा टॉपिक से हटके क्वेश्चन है सर, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैंने ये पूछना था कि सर ये जो हमारी अभी पोस्ट आई हुई है सर तहसीलदार वगैरह की, सर इनके लिए इंग्लिश एमसीक्यूज का एक पेपर होता है सर, उसकी तैयारी के लिए कुछ आप रिकमेंड कर सकते हैं? हम कराएंगे बेटे, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ उसी के लिए बता रहा था बीच में। अच्छा सर, थैंक यू सर। ठीक है, उसको हम साथ साथ कवर करेंगे। फैसल आप बताओ। जी सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि हैज हैड या हैव हैड आएगा, तो क्या हैड अकेले आ सकता है? जैसे पहला सेंटेंस देख लें, वंडरफुल, आई हैड वंडरफुल एक्सपीरियंस, इस किस्म के सेंस में आ सकता है? सिर्फ हैड अकेले? सिर्फ हैड नहीं, इसमें नहीं आ सकता। ये जरूर आ सकता है, आई हैड 3 बुक्स, वो स्टेटमेंट में आएगा। किसमें? ओनरशिप में आएगा। मेन वर्ब के तौर पे सिर्फ अकेला नहीं आएगा? अकेला नहीं आ सकता। चले ठीक है, थैंक यू सर। जी राशिद आप बताएं। सर जस्ट फॉर क्लैरिटी, जो हमारे पास मॉडल सेंटेंस आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें दी हैं, पहला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, दूसरा पास्ट परफेक्ट है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट है और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या ये सही है सर? पहला कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। दूसरा? पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। तीसरा? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। चौथा? प्रेजेंट परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। थैंक्स यू सर। So dear students, see you inshallah tomorrow.